Classify the following as open, closed, or isolated systems. Isolated systems. First is a beaker containing boiling water. A beaker containing बॉइलिंग वाटर. एक ऐसा बीकर जिसके अंदर क्या है, बॉइलिंग वाटर. ठीक है. सेकंड, अ केमिकल रिएक्शन. A chemical reaction taking place in an enclosed flask. Third part, a cup of tea placed on a table. Fourth one is hot water placed. आंसर्स आप लोग लिखते रहिए कमेंट सेक्शन में. कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए आप लोग. हॉट वाटर प्लेस्ड इन perfectly insulated closed container. Fifth, a thermos flask containing hot coffee. Containing hot coffee. Okay, so these are few questions based on the types of system. ठीक है. तो कमेंट नहीं आ रहे हैं तुम लोग के. कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो भाई? सिस्टम हैंग हो गया क्या? सिस्टम हैंग हो गया क्या भाई? कमेंट करो. फर्स्ट लिख करके, ठीक है, आपको टाइप बताना है. ठीक है. ओपन सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, या क्लोज्ड सिस्टम है. ओके. फर्स्ट ओपन सिस्टम है. ओके. ओके. अ बीकर कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर. ठीक है, एकदम सही आंसर है आप लोग का. एक बीकर है और उसके अंदर क्या है, बॉइलिंग वाटर. ओके. सो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ. अब बॉइलिंग वाटर है तो इसमें से क्या निकल रहा होगा ऊपर से. सो दैट इज अ ओपन सिस्टम. ठीक है, क्योंकि भाप भी निकल रही होगी, है ना, हीट भी एक्सचेंज हो रही होगी. सेकंड,
थर्ड इज ओपन। ओके, दक्ष कमेंट करो, क्विकली रेस्पॉन्स। सेकंड इज क्लोज्ड सिस्टम। ओके, थर्ड का अर्षित ने आंसर दे दिया है, आदर्श ने ओपन सिस्टम। ओके, और लिख दो जल्दी जल्दी फोर्थ और फिफ्थ। फिफ्थ इज इंसुलेटेड सिस्टम, इंसुलेटेड या फिर आइसोलेटेड, है ना। फोर्थ आइसोलेटेड हो गया और फिफ्थ आइसोलेटेड। चलो देखो आंसर्स करते हैं, ठीक है। ओके, सही है ऑलमोस्ट आप लोग के। अब बीकर कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर, ठीक है बेटा, ये वाला देखो, बॉइलिंग वाटर यदि बीकर में है ना, ठीक है, तो बॉइलिंग वाटर है तो वाटर तो है ही है, बट बॉइल्ड वाटर है ना। तो ये कैसा है, मतलब फर्स्ट का तो हमने कर लिया ना, फर्स्ट का तो बता ही दिया, ठीक है। ये आपका फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन पहले ही कर दिया मैंने, ये है ना, सही है। अब सेकंड है केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एनक्लोज्ड फ्लास्क, ठीक है। तो बंद फ्लास्क के अंदर यदि आप कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हो तो क्या होगा, ठीक है। बंद फ्लास्क का मतलब सिंपल यही है कि ये कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर ये ऊपर मैंने क्या लगा दिया, कैप लगा दिया, ठीक है। ये बंद है, क्लोज्ड कर दिया ऊपर से, ओके। अब आप इसके अंदर यहाँ केमिकल्स का रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है। तो कंटेनर तो बंद है, मैटर बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, बट सिर्फ क्या होगा, ओनली हीट कैन एक्सचेंज, ठीक है। तो हीट फ्लो यहाँ पर हो सकता है, ओके, अंदर से बाहर, क्योंकि कंटेनर सिर्फ बंद है ना, और रिएक्शन के दौरान हीट का एक्सचेंज होता है केमिकल रिएक्शन के टाइम पर, ठीक है। केमिकल रिएक्शन होता है तो हीट रिलीज या फिर गेन होती है रिएक्शन में, ठीक है, या तो हीट बाहर निकलेगी या हीट लेगा, है ना। तो ये वाली चीज क्या है, इट्स अ क्लोज्ड सिस्टम का एग्जांपल है, ठीक है। क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है क्योंकि हीट का एक्सचेंज हो रहा है, मैटर का नहीं हो रहा, ठीक है। मैटर इज नॉट एक्सचेंजिंग, हीट इज एक्सचेंज, ठीक है। थर्ड वाला देखो, कप ऑफ टी प्लेस्ड ऑन अ टेबल, है ना, ये तो सिंपल था, एक टी, ये रहा, ओके, दैट्स द नेस्कैफे कॉफी। हाँ, आ आ आ ओके। देन हॉट वाटर प्लेस्ड इन अ परफेक्टली इंसुलेटेड क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है। एक परफेक्टली इंसुलेटेड है बेटा, तो इसके पास ना पता है क्या होगा, इस टाइप की लेयर होगी, है ना, इंसुलेटेड है, तो अब इसके अंदर से बिल्कुल भी क्या नहीं हो सकता, ना तो हीट और ना ही वो, ठीक है। तो ये कैसा हो गया आपका, दैट्स योर आइसोलेटेड, ठीक है। और ये भी क्या हो गया, थर्मस फ्लास्क कंटेनिंग हॉट कॉफी, तो थर्मस भी कैसा होता है बेटा, आइसोलेटेड, ओके। सो यू पीपल गॉट इट, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम फ्लो कर बढ़ते हैं आगे। आज बेटा डेफिनेशन एक लिखो, लिखो जरा, ये पॉइंट लिखेंगे सब लोग। All the physical and chemical process, all the physical and chemical processes taking place in open, taking place in open in our daily life, in our daily life
are open systems. Open systems. Okay, because they are continuously exchanging matter and energy. Exchanging matter and energy. Okay, with the surroundings. All the physical and chemical processes taking place in open in our daily life are open systems because they are continuously exchanging matter and energy with the surroundings. ठीक है, तो बेटा ये क्या है, मतलब कि जितने भी हमारे आसपास जो प्रोसेस होते हैं ना, फिजिकल प्रोसेस या फिर केमिकल प्रोसेस, ठीक है। फिजिकल प्रोसेस का मतलब है कि चेंजेस होना, ठीक है, फिजिकल चेंजेस होना। फिजिकल प्रोसेस में देखो क्या होता है, जैसे कहीं आपने देखा कि बर्फ जम रही है, ठीक है, अभी सर्दियां पड़ रही हैं, तो कभी आपने देखा कि मान लो बारिश थी, बारिश में ओले गिर रहे हैं, तो एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। कैसा प्रोसेस है? आवाज ठीक आ रही है? एक बार मुझे बताना जरा, आवाज ठीक आ रही है बेटा? ओके, ठीक होगी है ना। तो जो मान लो बारिश हो रही है, ठीक है, बूंदे गिर रही हैं, ओके, एक साथ कभी गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, तो ये सारे प्रोसेस जो होते हैं ना, ये सारे हम लोग किस में रखेंगे? ये सारे ओपन सिस्टम ही हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीजें एक्सचेंज हो रही होती हैं, मैटर भी एक्सचेंज हो रहा होता है और हीट एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही होती है, ठीक है, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, ठीक है। देखो जो सिस्टम होता है ना हमारा, इस सिस्टम की हम दो प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं बेटा, एक होती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मैक्रोस्कोपिक, ओके, और दूसरी होती है माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? किसी चीज को ना बड़े लेवल पर देखना, ठीक है, जैसे हम कोई भी सिस्टम अगर पढ़ रहे हैं तो उसको बड़े लेवल पर देखने को हम लोग बोलते हैं बेटा मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। और माइक्रोस्कोपिक होता है बहुत सूक्ष्म लेवल पर देखना, ओके, बहुत सूक्ष्म लेवल पर। जैसे हम अगर बैक्टीरिया वायरस को अगर हम स्टडी करना चाहें तो फिर हमको क्या करना होता है? बहुत हल्के लेवल पर जा करके देखना होता है ना, ठीक है ना, बहुत ही छोटे लेवल पर चीज़ों को देखना होता है, माइक्रोस्कोपिकली चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है। और अगर हम नॉर्मल चीज़ों को देख रहे हैं तो वो माइक उसे आप बोलोगे जो हम नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं ना, नॉर्मल आंखों से जो आप चीज़ें देखते हो उन्हें हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। तो ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये इसको लिख लो, देखो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ना दो टाइप की क्लासिफिकेशन कर लो इसका, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। एक होती है बेटा इंटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक होती हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और एक्सटेंसिव क्या होती हैं? एक्सटेंसिव वो होती हैं प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंडेंट ऑन, प्रॉपर्टीज दैट आर डिपेंडेंट ऑन या डिपेंड ऑन मास ऑफ सिस्टम या मास ऑफ मैटर और सिस्टम। बेटा ऐसे गुण जो मैटर के मास पर डिपेंड करते हैं उनको आप कहोगे एक्सटेंसिव, ठीक है।
उन्हें आप कहोगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और इंटेंसिव क्या होंगी? इंटेंसिव वो प्रॉपर्टीज होंगी जो उस पर डिपेंड नहीं करेंगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज दैट आर नॉट डिपेंड, ओके, ऑन मास या फिर ओके या फिर मास ऑफ मैटर। ठीक है, एग्जाम्पल देखो जरा। जैसे बेटा ये बताओ मेरे को आप, टेम्परेचर यदि हम लें, ठीक है, तापमान, टेम्परेचर यदि आप देखो, प्रेशर देखो किसी भी चीज का, ओके, और भी चीजें जैसे विस्कोसिटी होता है एक, ये मैं अभी बताऊंगा आगे इन सब चीजों के बारे में। विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी हो गया, हीट कैपेसिटी हो गया, हीट कैपेसिटी, ओके। अच्छा, टेम्परेचर बेटा बताओ जरा किसी बॉडी का, जैसे ये एक मिनट जरा, वेयर इज तक्ष, इसको बताता हूँ मैं। हाँ बेटा बदक्ष, ये बताओ हर्षित, अगर मैं किसी भी चीज का जैसे टेम्परेचर देख रहा हूँ, ठीक है, तापमान, तो क्या लग रहा है वो तापमान उसके किसी चीज पे डिपेंड होता है? जैसे किसी भी वस्तु का टेम्परेचर है, क्या वो टेम्परेचर इस बात पे डिपेंड करता है कि अंदर क्या है? जैसे व्हाई आर यू लेफ्ट, व्हाई यू लेफ्ट द क्लास? क्यों भाई, कहाँ थे आप? हम्म, बोलो दक्ष। क्लास कायदे में लो, समझे? एक भी टॉपिक अगर इधर से उधर चला गया ना, इंटरनेट इश्यू है। हर्षित बेटा बताओ, जैसे टेम्परेचर का सुनो, तापमान का सुनो ध्यान से, क्या टेम्परेचर किसी भी चीज का, जैसे अभी आपके यहाँ मान लो कितना टेम्परेचर हो रहा होगा, ठीक है, सपोज हमारे यहाँ जैसे कितना अभी 15 डिग्री सेल्सियस सपोज टेम्परेचर है, ठीक है, अभी टेम्परेचर है, ये मान लो यहाँ मेरा रूम, ठीक है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस है, ओके, सही है। कोई कोई व्यक्ति यदि उत्तराखंड में बैठा हुआ है, तो वहाँ का टेम्परेचर बेटा इस टाइम हो सकता है और कम हो, ठीक है, सपोज इट विल बी 10 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो अब मुझे ये बताओ कि जो टेम्परेचर है वो क्या इसके अंदर अमाउंट पर डिपेंड करता है क्या? मैंने अभी जैसे ऊपर लिखवाया कि एक चीज है जो किस पे डिपेंड करता है, उसके द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, ठीक है, सिस्टम के अंदर द्रव्यमान कितना है, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है, ओके। और एक चीज है वो उसके डिपेंड नहीं करता, यहाँ पर क्या लिखा, दैट नॉट डिपेंड, और यहाँ क्या लिखा है, जो डिपेंड करे, ठीक है। तो क्या टेम्परेचर किसकी, उसके अंदर के मास पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना सब्सटेंस प्रेजेंट है? डिपेंड करता है, अच्छा, डिपेंड करता है, ओके। प्रेशर बताओ, प्रेशर, प्रेशर डिपेंड करता है या नहीं करता है?
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वर्ड याद बेटा ज्यादा अच्छा है यहाँ पर ना, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस देख लो, जो चीज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड हो, ओके। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, जैसे यहाँ पर आप कहना कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर अगर कोई चीज डिपेंड है, ठीक है, तो आप कहोगे कि ये प्रॉपर्टी कैसी होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, जो डिपेंड है, ठीक है। और ये जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, देखो ये आपके कॉफी रखी है इसमें, ठीक है, कंटेनर में। तो कंटेनर के अंदर बेटा जितनी कॉफी रखी हुई है ना, ओके, तो जितनी भी रखी है, सपोज मैंने कहा 100 ml इसके अंदर कॉफी प्रेजेंट है, ठीक है। तो 100 ml कॉफी प्रेजेंट है। अब इसका जो बाहर जो टेम्परेचर होगा ना, बाहर मान लो अभी यहाँ मैंने अपने रूम में रखी है, ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस पे मान लो यहाँ रख दिया। तो बेटा इसका ये जो टेम्परेचर होगा ना 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा, या इस पर डिपेंड कर रहा है क्या, ये बताओ। तापमान अगर रूम का टेम्परेचर है, वो क्या इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि इसके अंदर कॉफी कितनी परसेंट है। जो बाहर का जो टेम्परेचर है वो क्या इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि उसके अंदर कॉफी कितनी परसेंट है। या फिर प्रेशर ले लो, प्रेशर यानी इस पे जो दाब पड़ रहा है, ठीक है, दाब जो पड़ रहा है, तो वो क्या इस पे डिपेंड कर रहा है कि इसके अंदर चीज कितनी परसेंट है। यहाँ प्रेशर टेम्परेचर को ना हीट से तुम कंफ्यूज हो रहे होगे। हाँ भाई दक्ष तुम बताओ। नहीं कर रहा है, हाँ नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज समझो कि ये इस पे बेटा डिपेंड नहीं करेगा, ओके। बाहर जो टेम्परेचर है ना, देखो एक होता है ये रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर हम लोग कितना लेकर के चलते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं नॉर्मली, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन पर इसी को 298 केल्विन भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा रूम टेम्परेचर होता है। क्या होता है ये, रूम टेम्परेचर। तो टेम्परेचर किसी भी चीज का हो, उसको ना उसे अंदर मैटर से मतलब नहीं है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से उसे मतलब नहीं है, ठीक है। तो टेम्परेचर आप कहना, टेम्परेचर इज अ इंटेंसिव क्वांटिटी। कैसी है बेटा ये, इंटेंसिव है। टेम्परेचर कैसी है, इंटेंसिव क्वांटिटी है ये, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसी टाइप से देखो प्रेशर है, प्रेशर को भी ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने एक बात सुनी होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। जितनी भी चीजें हमारी यहाँ पर प्रेजेंट है ना, उन सब पर एक प्रेशर लग रहा होता है ऊपर से बेटा, और दैट प्रेशर इज कॉल्ड द 1 atm प्रेशर। इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम सब पर लग रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो चाहे प्रेशर हो या फिर टेम्परेचर हो, बोथ आर द इंटेंसिव क्वांटिटीज। कैसी हैं ये सिस्टम की इंटेंसिव क्वांटिटीज हैं। यानी उसे मतलब नहीं है कि अंदर आपने यहाँ पर 500 ml सब्सटेंस रखा है, ठीक है, या 500 ग्राम चीज रखी है, या 5 किलोग्राम रखी है, उससे मतलब नहीं है। जो प्रेशर लग रहा है वो ऑलरेडी लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहना, प्रेशर भी कैसी होती है, एक इंटेंसिव क्वांटिटी होती है। विस्कोसिटी भी बेटा यही होती है, ठीक है। विस्कोसिटी आप ऐसे समझ लो, जैसे पेंट देखा है, वाटर लो, एक गिलास में वाटर लिया ये मैंने, ओके, लिक्विड। यहाँ पर आप एक काम करो, इसमें ग्लिसरीन ले लो, ग्लिसरीन, ओके। सपोज ये मैंने इस टाइप से यहाँ ग्लिसरीन कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर बेटा पेंट कर दिया, दैट्स अ पेंट, ओके। ये क्या है, पेंट है। तो पेंट में और ग्लिसरीन में और वाटर, ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस होगा, इनमें डिफरेंस होगा, इन सभी की विस्कोसिटी अलग होगी, ठीक है। आप जैसे इसके अंदर चम्मच डाल के देखो, तो इसे आप घुमाओगे तो बहुत इजीली चम्मच को घुमा पाओगे पानी के अंदर, ठीक है। ग्लिसरीन के अंदर बेटा चम्मच डालोगे और इसे घुमाने की कोशिश करोगे, थोड़ा दिक्कत होगी।
और वहीं पेंट के अंदर यदि डाल के देखोगे तो पेंट के अंदर और भी प्रॉब्लम होगा उसको स्टिर करने में, घुमाने में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं विस्कोसिटी। आप कहोगे कि पेंट इज हाईली विस्कस मटेरियल देन द ग्लिसरीन एंड ग्लिसरीन इज विस्कस देन द वाटर, ठीक है। तो ये जो विस्कोसिटी होती है ये भी कैसा होता है, एक इंटेंसिव क्वांटिटी होती है, ठीक है। हीट कैपेसिटी अभी हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, उसको आप देखना, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज बेटा, मैं कुछ और भी नाम लिख देता हूँ, ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स लिख देते हैं, ये भी याद रखने हैं आपको। हीट कैपेसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन, पृष्ठ जो सरफेस टेंशन, ये भी बेटा एक एक्सटेंस इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। फिजिक्स में पढ़ोगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आगे पढ़ोगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सारी एग्जांपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। ये उसके मात्रा पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। वेपर प्रेशर एक्सेट्रा, ओके, और भी होती हैं बाद में। देन एक्सटेंसिव लिख लो। एक्सटेंसिव में क्या करेंगे, एक्सटेंसिव वो होती हैं जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करें, ठीक है, कि इसके अंदर कोई चीज कितनी प्रेजेंट है, ओके। जैसे मास है बेटा, मास, ओके। तो मास जो होता है ना, वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा, ठीक है। मास किस में आएगा, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा। क्योंकि देखो किसी चीज का, मैंने कहा कि मास इसका ना, मान लो ये एक बॉल है, ठीक है, और ये बड़ी बॉल है, इसका बेटा मैंने मास, मास का मतलब होता है द्रव्यमान, ठीक है, कोई चीज कितनी भारी है, ओके। मैंने कहा ये 10 ग्राम की है, ये 50 ग्राम का है, तो वो आप कम कैसे कहोगे, 10 ग्राम की चीज है, 50 ग्राम की चीज है, वो आप कैसे बोलोगे। अगर कोई चीज 10 ग्राम की चीज है तो आप इसमें समझ जाओगे कि इसके अंदर जो मैटर प्रेजेंट होगा ना, मटेरियल, वो 10 ग्राम होगा। 50 ग्राम की कोई चीज है बॉल, तो इसके अंदर मटेरियल कितना होगा, दैट विल बी और 50 ग्राम, ठीक है। यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना प्रेजेंट होगा इसके अंदर, 50 ग्राम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करता है, मास किस पर डिपेंड करता है, मास इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितनी चीज है प्रेजेंट है, ठीक है, ओके। जैसे आपकी नोटबुक का मास है मान लो, तो आपके पास जो रजिस्टर है, ठीक है, तो मान लो किसी 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 उसमें सपोज 50 पेज, 100 पेजेस हैं, ठीक है, और किसी में मान लो 200 पेजेस हैं। तो जिसमें 200 पेजेस हैं आप क्या कहोगे, ये थोड़ी भारी है ना, और दूसरी को आप क्या कहोगे कि ये थोड़ी हल्की है, ऐसे तो बोलोगे ना, ओके। तो क्यों बोलोगे, क्योंकि उसमें क्या है, नंबर ऑफ पेजेस क्या है बेटा, ज्यादा है ना। एक में बोलोगे आप नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा है, जैसे इसमें नंबर ऑफ पेजेस कम है, ठीक है, तो इसका मास आप बोलोगे मास कम है, ठीक है, वजन कम है। इसमें आप कहोगे नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा है तो इट इज हैवी, ठीक है। ठीक है, तो मास क्या है, मास इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर तो कितना अमाउंट प्रेजेंट है, तो इसीलिए कैसी हो जाएगी, एक्सटेंसिव, ठीक है। और देखो मास के अलावा और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वॉल्यूम हो सकता है, ओके। एग्जांपल्स, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, ओके, सरफेस एरिया हो गया, सरफेस एरिया, एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ओके। फ्री एनर्जी, हीट कैपेसिटी, फ्री एनर्जी,
और हीट कैपेसिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा सिस्टम की जो इसके अलावा भी होती हैं। ठीक है, ये सब क्या होती हैं, एक्सटेंसिव। ठीक है, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव वो होती हैं जो डिपेंड करती हैं, और इंटेंसिव वो होती हैं जो डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ तक बताओ मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो जरा, क्लियर हुआ नहीं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज? बात समझ आई? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ऑल गुड, ओके। दक्ष बोलो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग। नेक्स्ट इज अ स्टेट ऑफ अ सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, स्टेट ऑफ अ सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स। अभी ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग के अपने मजबूत करेंगे और फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स, ओके, फिर न्यूमेरिकल्स बनेंगे बाद में। ठीक है, तो ये आपको समझना है। देखो, स्टेट ऑफ अ सिस्टम और स्टेट वेरिएबल का क्या मतलब है। जैसे इस दो चीजें होती हैं, एक होता है स्टेट फंक्शंस, ओके, स्टेट फंक्शंस, और दूसरे होते हैं पाथ फंक्शंस। ओके, स्टेट फंक्शन होते हैं, ओके। अब जैसे स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है, देखो लिख डिफाइन करना है। स्टेट फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, लिखो, प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम ठीक है, whose value depends only upon the state of the system। ठीक है, whose value, property of a system whose value depends, whose value depends, okay, upon the state of state of system। जैसे एग्जांपल देखो, स्टेट फंक्शंस बेटा वो होते हैं जो किसी की ना स्टेट पर डिपेंड करें। ठीक है, और आगे इसमें लिखो स्टेट फंक्शंस के एग्जांपल लिखो। State function is a property of a system whose value depends only upon the state of the system and is independent of the path। ठीक है, आगे कंटिन्यू करो, and is independent of the path, is independent on the path, पाथ पर डिपेंड ना करे, स्टेट पर डिपेंड करे। ठीक है, स्टेट फंक्शंस, जैसे यदि मैं आपसे ये कहूँ कि सिस्टम है, ठीक है, ये रहा सिस्टम, इसके अंदर सपोज कॉफी रखी है, ठीक है, टी मान लो, तो ये सिस्टम है, ओके। अब इस सिस्टम का यदि मैं वॉल्यूम की बात करूं, ठीक है, सपोज वॉल्यूम आपका पहले था 100 ml, ओके, अब मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दिया, ओके, तो अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पहले 100 ml था, तो बाद में सपोज मैंने 50 ml और ऐड कर दिया, तो वो हो गया बेटा 150 ml, ओके। क्या हो गया वो, 150 ml। तो ये दो स्टेट बनेंगी,
आप कहोगे पहली स्टेट में V1 वॉल्यूम था और बाद में कितना हो गया, V2 वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो इसको आप बोलना कि ये जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम, ये V1 V2 हो सकता है, इसीलिए दिस इज अ स्टेट फंक्शन। ये क्या है बेटा, स्टेट फंक्शन हो सकता है। स्टेट का मतलब होता है, एक होता है इनिशियल स्टेट और एक होती है फाइनल स्टेट, कि भाई पहले कितना था और अब कितना हो गया, उसे बोलेंगे स्टेट फंक्शंस, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि अभी टेम्परेचर मान लो इसका है T1, ओके, और फिर हो गया टेम्परेचर T2। सपोज पहले 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, अब टेम्परेचर कर दिया आपने 30 डिग्री सेल्सियस। तो T1 और T2, ओके, तो टेम्परेचर भी क्या है, टेम्परेचर यू कैन से टेम्परेचर इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन। टेम्परेचर भी क्या है बेटा, स्टेट फंक्शन है, ठीक है। तो स्टेट फंक्शंस वो होते हैं जो इनिशियल और फाइनल स्टेट जिसमें बने, क्या बने, इनिशियल और फाइनल स्टेट जिसमें बने, ओके। जैसे और भी एग्जांपल्स लिख सकते हो आप, आगे पढ़ोगे आप इंटरनल एनर्जी, ठीक है, क्या पढ़ोगे, इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ोगे। सिस्टम की बेटा अपनी एक एनर्जी होती है, उसे बोलते हैं उसकी इंटरनल एनर्जी। जैसे हम सब लोग अपने शरीर में क्या कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर क्या है, आत्मा है, तो आत्मा है यानी एनर्जी है, ठीक है। तो वो एक तरीके से इंटरनल एनर्जी है, ओके, जिससे कि हम, वो हमें किस में हेल्प करती है, काम करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो वो जो चीज़ है ना, इंटरनल एनर्जी भी आपकी U1 हो सकती है और U2 हो सकती है, ठीक है। ये इनिशियल इंटरनल एनर्जी, ये फाइनल, ठीक है, इनिशियल और फाइनल इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और एंथैल्पी अगर आ जाए वर्ड, एंथैल्पी, एंथैल्पी को बेटा H से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। इसमें भी H1 होता है इनिशियल, H2 होती है फाइनल। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दे ऑल आर द एंट्रोपी, एंट्रोपी, ये सारे टर्म्स हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। इसमें भी बेटा एंट्रोपी भी S1 S2 हो सकती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे आप बोलोगे दे आर द स्टेट फंक्शंस। क्या होते हैं बेटा, दीज आर द स्टेट फंक्शंस, ठीक है। अब ये तो कि सर ये तो चलो तुमने कहा कि स्टेट फंक्शन होते हैं, तो दूसरे क्या होते हैं, दूसरे होते हैं पाथ फंक्शंस, ठीक है। वो अभी मैं बता दूंगा पाथ फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। स्टेट फंक्शंस होते हैं, चलो यहाँ थोड़ा सा लिख लो साइड में, दूसरे होते हैं पाथ फंक्शन, ओके, पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शंस वो होते हैं जो किस पे डिपेंड करें, पाथ फंक्शन बेटा वो होंगे जो स्टेट पे तो डिपेंड करें ही करें, साथ साथ ना वो पाथ पर फ्लो करें। जैसे आपने ए से बी जाना है, ठीक है, मान लो ए से बी पर जाना है, तो देखो यहाँ से जाने के कई तरीके हैं। एक तो तरीका ये, ऐसे चले जाओ, एक तो तरीका ये है, ऐसे चले जाओ, ओके, एक तरीका ये है, ऐसे ऐसे करके चले जाओ, ओके। तो ये कई सारे पाथ हो गए, ओके, कई सारे क्या हो गए, ये आप कहना ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन है ना, तीन तरीके हो गए यहाँ पर जाने के, ओके। तो ऐसे को बोलते हैं पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन का मतलब होता है रास्ता, ठीक है, पाथ यानी रास्ता, ओके, जो उस रास्ते पर डिपेंड करे। तो ये होते हैं बेटा Q और W, ओके। Q होता है और W होता है, W होता है बेटा कार्य, वर्क, और Q क्या होता है, हीट, ठीक है। Q क्या होता है, हीट, ऊष्मा। तो ये जो दो चीजें हैं इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके, फंक्शन, स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शन। यहाँ तक बताओ क्या चीजें क्लियर हुई। डिफरेंस क्रिएट, इंटरनल इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन समझ आ गए ना।
ये बेटा बेसिक्स आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। नोट्स जब मैं शेयर कर दूंगा इसकी पीडीएफ, यू नीड टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, ठीक है। क्योंकि जब क्वेश्चंस में कराऊंगा ना तो कॉन्सेप्ट्स आपके ये मजबूत होने चाहिए, है ना। तो चीज़ें आपको डेली के डेली पढ़ते रह रखना है, याद भी कर लेनी है चीज़ें, ठीक है। अब बेटा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ो, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है। देखो अब यहाँ से एक तरीके से हम चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे। दैट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होते हैं, देखो ऊष्मागतिक प्रक्रम। इसमें देखो हम बहुत इंटरेस्टिंग चीजें किया करेंगे, जैसे यदि ये सिस्टम है, ठीक है, ये इसके अंदर सिस्टम ये है, ओके। अब यहाँ पर ना हम लोग जनरली ना मान लो कि इसके अंदर पहले वॉल्यूम था बेटा, अभी मान लो ये सिस्टम ए स्टेट पे था, ठीक है। क्या था, ए स्टेट पे था। अब किसी भी तरीके से मैं इसको बी स्टेट पे लेके आया। किस पे लेकर के आया, बी स्टेट पे। अब बी स्टेट पे लाने का मतलब क्या है, बी स्टेट पे लाने का मतलब ये है कि मान लो पहले ना, पहले इसका प्रेशर था बेटा P1, ओके। अब प्रेशर हो गया इसका P2। तो आप कहना कि P1 से P2 हमने इसका प्रेशर कर दिया, तो ये एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हम कर रहे हैं यहाँ पर। क्या कर रहे हैं हम यहाँ सिस्टम में, देखो चेंज किया। आप ये कहोगे कि पहले ये ए स्टेट में था, अब हमने बी में कर दिया। तो ये जो चेंज किया है ना, इसी को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो गया है। क्या हो गया है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। जैसे नॉर्मल एग्जांपल लो, आपने क्या किया कि पानी बॉयल किया, ठीक है, यू आर बॉइलिंग अ वाटर। आपने गैस ली, गैस को चला दिया इस पे, ठीक है। कंटेनर लिया, भगोना लिया, भगोने में पानी रखा और पानी को आपने ये गैस पे रख के गर्म करना शुरू किया, ठीक है। तो जब ये गर्म करना स्टार्ट किया था ना, तो वो कंडीशन थी बेटा, फर्स्ट कंडीशन थी ए, ठीक है, जब आपने जस्ट स्टार्ट किया था, ओके। उसके 1 मिनट बाद या 2 मिनट बाद आपने देखा, 2 मिनट बाद क्या हुआ, 2 मिनट बाद मैगी बन जाएगी क्या, 2 मिनट बाद बेटा देखोगे आप कि यहाँ से ना इसमें कुछ चेंजेस होंगे और आप कहोगे ये सिस्टम अब बी स्टेट पे पहुंच गया। किस पर पहुंच गया, बी स्टेट पे पहुंच गया। पहले ए स्टेट पे था, अब किस पर आ गया, बी स्टेट पे आ गया। तो ये जो चेंज हुआ है ना, दिस चेंज इज बेसिकली कॉल्ड एज द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। आप ये कहोगे कि हमने यहाँ पर ना थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कर दिया। क्या कर दिया, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। या फिर जैसे और कह सकते हो, आपने कच्चा चावल डाले थे प्रेशर कुकर में, बिल्कुल कच्चे थे वो, ठीक है। फिर पानी डाला उसमें और फिर हीट दे दिया, और हीट देने के बाद चावल वो क्या हो जाता है, फूल जाता है और चावल बन जाता है ना। तो दैट्स अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ही होते हैं ये एक तरीके से, ठीक है। ये सारे बेटा एग्जांपल क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के। दूसरा आप ये से भी कह सकते हो, हाँ दूसरा आप ये भी कह सकते हो कि जैसे साइकिल के टायर में आपने हवा निकल गई, ठीक है, फिर आपने उसके अंदर हवा फिल किया, तो वहाँ पर भी एक तरीके से थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। कूलिंग हीटिंग, कहीं पर भी कूलिंग हीटिंग इस टाइप का मामला बन रहा है ना, सो दैट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ओके। तो ये एग्जांपल्स मैंने दिए। ये एग्जांपल मैंने दिए बेटा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के, ठीक है। अब देखो, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को डिफाइन करो। द स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ऐसे लिखो, देखो a process a process gives the path or operation, gives a path or operation
give a path or operation by which a system changes, by which a system changes by which a system changes from one state to another, from one state to another। तो बेटा प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस एक ऑपरेशन होता है या फिर एक रास्ता होता है जिससे हम सिस्टम को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाते हैं, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ प्रोसेस, टाइप्स ऑफ प्रोसेस कितने होते हैं, इनके नाम लिखो जल्दी से। ये जो प्रोसेस मैंने अभी बताए ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। क्या क्या टाइप के हो सकते हैं, लेट्स सी। द फर्स्ट वन इज योर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ओके। बी एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। सी आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। डी आइसोकोरिक प्रोसेस, एंड ई रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। एफ irreversible process, irreversible process, okay। this is cyclic process, जी वाला है साइक्लिक प्रोसेस। अब आप कहोगे ये इतने सारे नाम लिख दिए, इनका मीनिंग क्या है? तो देखना सारी डेफिनेशन बहुत तुरंत आपको याद कर लेनी है। सभी जो भी प्रोसेस होंगे ना, देखो हमें क्या करना है, सिस्टम को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाना है। क्या करना है? सिस्टम को ए स्टेट से, ठीक है, बी स्टेट में सिस्टम को ले जाना है, ओके। तो जब आप सिस्टम को ए से बी ले जाओगे तो इसको ए से बी में ले जाने के ना ये सारे तरीके हैं। अब सारे तरीके में देखो क्या क्या है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है आइसोथर्मल, ठीक है। थर्मल का मतलब होता है बेटा हीट, और आइसो का मतलब होता है मतलब सेम, ठीक है। थर्मल यानी टेम्परेचर, यानी अगर आपका प्रोसेस इस तरीके से किया है कि वहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हो, क्या रखा हो बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट यदि हो उस पूरे प्रोसेस के दौरान, तो आप कहोगे कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। मतलब ये है कि आपने मैगी बनाई मान लो, ठीक है, मैगी बनाई, और मैगी बनाते टाइम जो लड़के हॉस्टल में रहते हैं ना, वो मैगी वैगी की जुगाड़ अब खूब करते हैं, समझे, घर पे भी करते हैं। सस्ता सौदा बढ़िया सौदा, क्यों हर्षित? वैसे तो खाना मिल ही जाता है ना, लेकिन जो लड़के बाहर रहते हैं तो जुगाड़ करनी पड़ती है ऐसी। तो अब मान लो आप मैगी बना रहे हो, तो मैगी बनाया आपने और टेम्परेचर रखा बेटा कांस्टेंट, ठीक है। आपने एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे उसको बना करके छोड़ दे मतलब रख दिया, ठीक है, बनने रख दिया। तो अगर स्टार्टिंग कहाँ हुई थी कि आपने कच्ची मैगी डाली थी, उसमें पानी डाला था, है ना, तो ए स्टेट बोलोगे, जो स्टार्टिंग जो स्टेट है वो ये वाली स्टेट है ए, ठीक है। और फिर फाइनल वाली स्टेट क्या है कि जब मैगी बन के रेडी हो गई, तो पूरे उसमें अगर आपने कहा कि हमने जो मैगी पकाई है वो 30 डिग्री सेल्सियस पे मान लो हमने मैगी पकाई, ठीक है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट यदि रखा करते हैं, बट मैं मैगी खाता नहीं हूँ, ठीक है, हाँ, नो प्रॉब्लम।
हाँ, गांव के लोग हो मजबूत, देसी मामला, ठीक है। ये मैगी वैगी तो उनके लिए बनी है जो यहाँ शहर में लगे रहते हैं ना, ठीक है, मजबूरी। ओके। हाँ, अच्छी चीज ही खानी चाहिए, ठीक है। वो तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये क्या है कि अगर आपने एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रिएक्शन कराई है ना, यानी प्रोसेस आपने ए से बी कन्वर्ट तो कर दिया और किस पे किया, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो इस प्रोसेस को बेटा आप नाम दोगे आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या नाम दोगे? आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे कराओ, ओके। दूसरा आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में बेटा क्यू, क्यू यानी हीट को कांस्टेंट कर देते हैं। किसको करते हैं? हीट कांस्टेंट होती है, ओके। इसमें टी क्या था बेटा? टेम्परेचर कांस्टेंट, ओके। टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट रख के रिएक्शन करा रहे हो तो आइसोथर्मल, और अगर हीट कांस्टेंट कर दी है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस बेटा वो होगा यदि प्रेशर कांस्टेंट हो। क्या कांस्टेंट हो? प्रेशर कांस्टेंट हो, ओके। यानी ए से बी आपने कन्वर्ट किया और प्रेशर को कांस्टेंट रखा, तो उसको हम बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस, ओके। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो, ठीक है। क्या रहे? रिएक्शन का वॉल्यूम यदि आपने कांस्टेंट रखा है तो उसे आप बोलोगे आइसोकोरिक प्रोसेस, ओके। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, इसको समझो। देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस बेटा ऐसा होता है कि मान लीजिए ये मैंने ना इसके अंदर ये गैस फिल्ड रखी, ये केस समझना। ये है बेटा एक गैस, सिलेंडर के अंदर गैस है, ठीक है। क्या है? सिलेंडर लो और उसके अंदर ये गैस फिल कर दी मैंने, ठीक है। तो ये गैस जो है ना, गैस, ये गैस आपका क्या बोला जाएगा? सिस्टम, ओके। तो अभी देखो गैस, जब मैंने इसको कंडीशन को देखो, फर्स्ट केस में देखो क्या है, गैस का बेटा आपने क्या किया, गैस को ना अभी यहाँ पर एक आपने पिस्टन लगाया और गैस अभी इस टाइप से है, ठीक है। ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के अणु हैं, ठीक है, गैस के अणु। अब क्या किया, ये ए स्टेट थी, अब आपने ना इसको नीचे की तरफ प्रेस किया, गैस को दबाया, ठीक है। गैस को दबाओगे, पिस्टन, इसको बोलते हैं पिस्टन, ठीक है। पिस्टन को आपने नीचे दबाया, तो नीचे दबाया तो क्या होगा, ये पिस्टन नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये जो पिस्टन था ये अब नीचे आ गया है और गैस आपकी दब जाएगी। क्या हो जाएगा? गैस दब जाएगी, ठीक है। तो ये आप कहना कि हमने प्रोसेस हो गया, ये क्या हो गया? एक प्रोसेस हो गया, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब इस चीज को ना, यहाँ से आपने ये चीज करी, तो अगर आप इस चीज से ये भी कर सकते हो तो उसको कहते हैं रिवर्सिबल। क्या बोलते हैं इसको हम? रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, यानी ऐसा प्रोसेस जिसे आप रिवर्स कर सको। अब जैसे रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस से कोई मैं एग्जांपल और देता हूँ। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, तो देखिए तुमने होली वाली पिचकारी, होली वाली पिचकारी में क्या करते हो, पीछे खींचते हो आगे बढ़ाते हो, पीछे खींचते हो आगे बढ़ाते हो, करते हो ऐसे। तो वो क्या है? दैट इज अ एग्जांपल ऑफ अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। उसे बोलोगे आप रिवर्सिबल, कि एक तरफ हो रहा है और दूसरी तरफ भी हो रहा है, ठीक है। रिवर्सिबल समझ में आया? रिवर्सिबल प्रोसेस, प्रोसेस विच कैन रिवर्स, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा बेटा? जैसे इस पिस्टन को आप ऊपर नीचे कर सकते हो ना, ठीक है। जब नीचे कर दिया अब ऊपर भी कर सकते हो इस पिस्टन को, ठीक है। तो रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जिसको हम रिवर्स ना कर सकें, ठीक है। एक बार हो गया तो हो गया। जैसे इसके एग्जांपल देता हूँ मैं, जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं ना वो अधिकतर इरिवर्सिबल होते हैं। नेचुरल प्रोसेसेस, नेचुरल प्रोसेसेस का क्या मतलब है? जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है,
पेड़ से पत्ता गिरा तो गिर गया, ठीक है, नीचे गिर गया। ओके, तो पेड़ों से पत्ते का गिरना एक नेचुरल प्रोसेस है और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस भी होगा। कैसा होगा ये? इरिवर्सिबल। ओके, क्योंकि वो पत्ता ऊपर से नीचे गिर गया तो गिर गया। इसी टाइप से झरने का बेटा पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, झील, वाटरफॉल हो रहा है, ठीक है। झरने का पानी अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो गिर रहा है तो गिर रहा है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है, ठीक है। नदी का फ्लो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। ये झरना ऐसा नहीं है कि झरना अपने आप ऊपर जाएगा। ओके, तो उसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस देखो क्या होता है। साइक्लिक प्रोसेस वो होता है जिसमें आप चले और चल करके वापस आ गए, ठीक है। क्या होता है साइक्लिक प्रोसेस? कि चले और चलते 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 उसी रास्ते पर वापस आ गए, उसे क्या कहोगे आप? साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम? साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस जैसे आप ए से चलना शुरू हुए, यहाँ से ए से आप ऐसे ऐसे करके बी पर आए और फिर बी से चल करके ये सी पर आ गए, ठीक है। मतलब बी से चल के अगेन कहाँ पर आ गए आप? ए पर ही आ गए। उस चीज़ को हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये आप क्या करोगे, अब इन डेफिनेशंस को आपको लिखना है। वैसे डेफिनेशन मैं ही लिखवाऊंगा अगली क्लास में, आप बुक से चाहो तो थोड़ा सा पढ़ सकते हो इन सभी के डेफिनेशन, ठीक है। दीज आर वेरी गुड शॉर्ट नोट्स। आपको ये नोट्स ही पढ़ने हैं बेटा, नोट्स ही एग्जाम में लिखने हैं, ठीक है। नोट से ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे, बस बुक को आप अच्छे से एक बार रीड कर सकते हो। ओके, कर लोगे तो वो बढ़िया ही है। तो इन सभी की डेफिनेशंस अच्छे से पढ़ना, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होते हैं, एडियाबेटिक। ओके, so I think we should stop the class right now.